हेलो दोस्तों, इस वीडियो में ना केवल हम एक इंडिविजुअल कैंडल क्या कहती है वो समझेंगे, कैंडल्स चार्ट के अंदर क्या बोलती हैं जिसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं, जिसको लोग बोलते हैं कि प्राइस भाव ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वो चार्ट देख के समझते हैं। वो कैंडल्स की भाषा में कैसे समझना है, क्योंकि ये कोई नहीं सिखाता, ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। और साथ ही उस कैंडल चार्ट को अगर आप किसी और चीज़ के साथ समझें, सपोर्ट रेजिस्टेंस या कुछ और इंडिकेटर लगाएं, तो उसका रोल ही डिफरेंट हो जाता है। हम कभी उससे गलत पढ़ ही नहीं सकते। ये सारा मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो आइए चलते हैं अपने कैंडलस्टिक चार्ट पढ़ना सीखने की तरफ। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए, कैंडल समझने के लिए पहले हम एक कहानी समझते हैं। पुराने समय में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी और किसान जब अपनी फसल काट लेता था तो बैलगाड़ी में रख के मंडी में अपनी फसल बेचने जाता था। उस मंडी में और भी जगह से लोग अपनी गेहूं या जिसकी भी फसल है उसकी फसल बेचने जाते थे। हम यहाँ पर गेहूं की फसल का एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि भाई उस किसान ने गेहूं अपने बोए थे और उसने फसल काटी और वो मंडी में बेचने आ गया। मंडी में बहुत सारे खरीदार होते हैं और बहुत सारे बेचने वाले होते हैं। तो भाई अपना किसान एक खरीदार के पास जाके पूछता है कि आप किस भाव में गेहूं खरीदोगे। तो वो व्यक्ति बोलता है कि भाई मैं तो 25 रुपये प्रति किलो में खरीदूंगा। तभी उस किसान के एक जान पहचान का आदमी वहां से निकल रहा होता है। तो वो कहता है कि भैया इसका भाव तो सुबह 30 रुपये था, 25 की बात हो रही है, पर इसका भाव तो सुबह 30 रुपये था। तो किसान सोच में पड़ जाता है, यार ये तो मेरा 5 रुपये का नुकसान हो रहा है यहाँ पर सीधा सीधा। अब क्या करूँ, कैसे नेगोशिएट करूँ, अब क्या हो सकता है, मेरा तो 5 रुपये का नुकसान हो गया। मैं तो बहुत दूर से आया था और यहाँ तो पहुँचते पहुँचते टाइम हो गया और मेरा सुबह का भाव निकल गया। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि भाई सुबह इस आदमी को 30 रुपये था तो इसने 30 रुपये बताया और अभी ये जिससे बेचना चाहता है वो 25 रुपये में ही खरीदना चाहता है। तभी बगल का दुकानदार बोलता है कि भैया 35 रुपये किलो भी मैंने दोपहर में खरीदा है, तुम तो सुबह 30 की बात कर रहे हो। यानी कि भाव 35 तक गया था। अब किसान का दिमाग और ख़राब हो जाता है। वो कहता है यार सुबह 30 था, दोपहर में 35 था, मैं तो लुट गया, अब तो सिर्फ 25 ही मिल रहा है। तभी बगल की दुकान वाला कहता है कि भैया तुम तो दोपहर की बात करो, मैंने अभी भी 15 रुपये में खरीदा है। अब इससे ये पता चलता है कि ये सारा खेल डिमांड और सप्लाई का रहता है। इसे ऐसे समझते हैं, जब सुबह भाव 30 रुपये था तो बायर कम थे तो खरीदार ने उसको ऊपर के दाव पे लेना शुरू किया। थोड़ी देर बाद जब देखा कि भाई फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं तो भाव थोड़ा और बढ़ाया और 35 रुपये किलो पे लेना शुरू किया। जब देखा कि भाई बहुत खरीदार हो गए हैं, बहुत लोग आ रहे हैं बेचने के लिए, तो जब डिमांड सप्लाई में देखा कि बेचने वाले बहुत आ रहे हैं और खरीदार रह गए हैं कम और खरीदार के पास आ गया है माल बहुत, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाव गिराना शुरू किया। उनको नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने सुबह ही बहुत ले लिया था माल। तो अब खरीदार लोगों ने भाव गिराया तो शाम तक पहुंचते पहुंचते 15 रुपये रह गया। जो सुबह जब कोई भी सेलर नहीं था तो खरीदार ने क्या किया, भाव 30 रुपये था। जब और सेलर नहीं थे तो उन्होंने सोचा कि भाई थोड़ा भाव बढ़ाते हैं, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा था, क्योंकि बायर यहाँ पर, खरीदार यहाँ पर ज़्यादा थे और उस समय सुबह सेलर्स कम थे। लेकिन समय के साथ सेलर बढ़ते गए और खरीदार कम, उतने ही है लिमिटेड खरीदार। तो उसके बाद भाव गिरता गया। अब हमारे सज्जन आए तो उनको अब 25 मिल रहा है, जो भाव कभी 15 से 35 की रेंज के बीच में घूम के आ चुका है। अब इससे हमें क्या समझ में आता है, हमें जो समझ में आता है उसे हम कैंडल की भाषा में जानने की कोशिश करते हैं। सुबह जो भाव था वो 30 रुपये पे था, तो यानी 30 रुपये पे भाव खुला। मंडी में जो भाव खुला वो 30 रुपये पे खुला, लेकिन उसने तुरंत ही जो हाई बनाया सुबह के टाइम पे वो 35 रुपये का बनाया और शाम होने से पहले उसने जो लो बना दिया वो 15 रुपये का लो बना दिया। और बाद में जब क्लोजिंग का टाइम आया तो वो भाव 25 रुपये पे था। तो ये एक कैंडल की फॉर्मेशन में इस तरह से कैंडल बन जाएगी कि ओपन और क्लोज, क्योंकि ये नेगेटिव है
क्योंकि ओपन का प्राइस ज़्यादा है, क्लोज का प्राइस कम है, तो हम इसको रेड कैंडल से डिनोट करेंगे। अगर इसका उल्टा होता तो हम इसे ग्रीन कैंडल से डिनोट करते, जो कैंडल की भाषा में रहता है। और अगर प्राइस ऊपर खुलता है और नीचे बंद होता है तो हम उसे रेड कैंडल कहते हैं, और अगर प्राइस नीचे खुलता है और ऊपर बंद होता है तो हम उसे ग्रीन कैंडल कहते हैं। तो पूरे सिनेरियो को हम एक कैंडल की भाषा में समझें तो नीचे और ऊपर के प्राइस में खूब रस्साकसी हुई। 15 रुपये से 35 रुपये का भाव भी गया और 30 रुपये पे खुला, वो 25 रुपये पे बंद भी हुआ। तो ये एक बायर और सप्लायर के बीच का खेल रहता है, जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस बढ़ जाता है और डिमांड जैसे ही कम होने लगती है तो प्राइस कम हो जाता है। तो हम समझते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है। ये एक तरीका है, ये एक मेथड है प्राइस चार्ट को रीड करने का, और ये लो, हाई, क्लोज और ओपन के मेथड से हम निकालते हैं और समझते हैं। अब एक कैंडल को समझते हैं कि कैंडल होती क्या है, जिसको हम कैंडल बोल रहे हैं ये होती क्या है। जब हम ग्रीन कैंडल बोलते हैं तो उसका लो नीचे लगता है और हाई ऊपर लगता है, ओपन नीचे होती है और क्लोज ऊपर होती है। जो क्लोज और ओपन के बीच में रहता है उसको हम बॉडी कहते हैं, और क्योंकि जिसका प्राइस नीचे से ऊपर गया होता है वो ग्रीन में बनाते हैं और उसको हम ग्रीन कैंडल कहते हैं, क्योंकि प्राइस पॉजिटिव रहता है, इस दिन बायर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है। इसके विपरीत अगर प्राइस ऊपर खुलता है और क्लोज नीचे होता है तो उसको हम रेड कैंडल से बनाते हैं, क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे गिरा है, उस दिन सेंटीमेंट खराब रहे हैं और उस दिन बियर्स मार्केट में भारी रहे हैं। चलिए समझते हैं कि बॉडी फॉर्मेशन ज़्यादा बड़ा या छोटा कैसे रहता है। जब नीचे से प्राइस बायर ऊपर लेके जाते हैं तो ये ग्रीन कैंडल जैसा फॉर्मेशन होता जाता है, और ऊपर से जब हाई लगता है कहीं पर भी और वहाँ से जब सेलर्स प्राइस को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और बायर्स अगर अपनी बाइंग मेंटेन रखते हैं और प्राइस नहीं गिरने देते, तो जितना प्राइस गिरता है और जहाँ पर क्लोज होता है शाम तक, तो वो जो एरिया रहता है अगर वहाँ पर ज़्यादा प्राइस ऊपर से गिरा दिया तो वो बायर्स नहीं मेंटेन कर पाए और सेलर्स हावी हो गए। अगर सेलर्स नहीं गिरा पाए तो वीक रिजेक्शन हो जाता है, उसको हम कहते हैं कि सेलर्स कमज़ोर रहे। जबकि इसके उल्टा अगर सेलर्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो ऊपर से वापस प्राइस नीचे गिराते 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 बिल्कुल वहीं पर लेके आ जाते हैं जहां से प्राइस ऊपर जाना शुरू किया था। तो इस पोजीशन को हम कहते हैं यहाँ पर बायर्स वीक रहे, बायर्स का कंट्रोल मार्केट पे कमज़ोर। इस पिक्चर में जो पहली कैंडल है उसको अगर हम ऐसे समझें कि प्राइस जब नीचे खुला तो सेलर्स ने थोड़ी कोशिश की प्राइस को नीचे गिराने की, लेकिन बायर्स हर प्राइस पर खरीदते गए और उन्होंने बहुत ऊपर तक खरीदारी की। तो इससे ये पता चलता है कि बायर्स का कंट्रोल इस समय ज़्यादा था और वो किसी भी प्राइस पर खरीदने को तैयार थे, यानी इसमें डिमांड बहुत थी और प्राइस ऊपर था। यानी कि इसको अगर देखें तो बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको हम ऐसी बड़ी कैंडल को हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग की तरह से देखना चाहिए और बाइंग करने में पीछे नहीं हटना चाहिए अगर इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन होता है। साथ में हमें और चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। अगर स्मॉल विक यानी अगर स्मॉल बॉडी बनती है और शेडो बड़ी होती है तो हमको ये समझना चाहिए कि ये इनडिसिसिव सिचुएशन है, क्योंकि जब नीचे प्राइस होता है तो बायर्स आ जाते हैं, जब ऊपर प्राइस होता है तो सेलर्स आ जाते हैं। ना तो सेलर्स प्राइस को नीचे ले जा पा रहे हैं और ना बायर्स प्राइस को ऊपर ले जा पा रहे हैं। तो जब बॉडी छोटी और शेडो बड़ी होती है और अगर ये बीच में है तो परफेक्ट इनडिसिसिव सिचुएशन कहलाती है। यही अगर हम तीसरा केस देखें जिसकी हमें इन कैंडल्स की साइकोलॉजी समझनी चाहिए। ये जो सिचुएशन दिखा रही है कि उस पूरे दिन मार्केट में अगर हम स्टॉक का लें या इंडेक्स का लें तो हुआ क्या। अगर हम तीसरी कैंडल को देखें तो ऐसा है इसमें कि प्राइस नीचे खुला एक लेवल पर, उसके बाद सेलर्स आए और उसको नीचे ले गए, बहुत नीचे तक ले गए। जो शेडो है वो प्राइस नीचे गया, लेकिन फिर से बायर्स ने ऊपर लेके आए और इसको क्लोज किया जहां पर खुली उससे भी ऊपर। तो इससे पता चलता है कि शुरुआती टाइम पे हो सकता है कि सेलर्स डोमिनेंट रहे हों, लेकिन बाद में बायर्स ने इसमें पकड़ बनाई और जहां खुला उससे नीचे दोबारा प्राइस जाने नहीं दिया।
जैसा कि अभी हमने ग्रीन कैंडल में देखा, इसी तरह रेड कैंडल में इसमें क्या रहा कि प्राइस ऊपर खुला और सेलर्स ने पूरा का पूरा प्रेशर बनाया और प्राइस को जितना नीचे लेके जा सकते थे उतना नीचे ले जाके छोड़ा, बायर्स को कोई मौका नहीं दिया। और जो ये सेकंड कैंडल है जिसमें छोटी बॉडी बनती है और शेडो बहुत बड़ी, इसमें इंडिसिसिव ही रहता है क्योंकि इसमें बॉडी छोटी ही है। इसमें क्या रहता है कि सेलर्स ऊपर से प्राइस नीचे लेके आते हैं और बायर्स नीचे से प्राइस ऊपर लेके आते हैं। और जैसे तीसरी कैंडल है, इसमें प्राइस खुला और बायर्स ने शुरुआत में ऊपर लेके गए प्राइस को, लेकिन बाद में सेलर्स आए और उन्होंने प्राइस को जहां से शुरू किया उससे भी नीचे ले जाके बंद किया। चलिए अब तक जो हमने समझा उसको रिकैप करते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट, अगर हम इन कैंडल्स को साथ में जोड़ें तो हमें क्या दिखाएगा कि एक कैंडल में कौन कंट्रोल में था, इसी प्रकार पूरे चार्ट में कौन कंट्रोल में था, क्योंकि ये हम आगे समझेंगे पूरा चार्ट में हम कैसे इसको जोड़ सकते हैं। एक एक कैंडल बताती है और पूरा चार्ट बताता है कि बायर कंट्रोल में था या सेलर्स कंट्रोल में था, और जो कंट्रोल में होगा हमें उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है। हमें हमेशा बॉडी, शैडो और बॉडी की कंपेयर में जो वीक है, क्योंकि इंडिसिसिव हो रहा है या बॉडी स्ट्रांग हो रही है तो कोई बायर या सेलर की साइड में जा रहा है, ग्रीन है, रेड कैंडल है, इस पर भी पूरी तरह से ध्यान देना है। इस पिक्चर में जैसे कि आप देख रहे हैं 3 कैंडल हैं। अगर हम पहली कैंडल को जो कि ग्रीन कलर की कैंडल है उसको एक दिन की कैंडल माने और दूसरे दिन की कैंडल को भी एक दिन की माने जो कि रेड कलर की है, तो अगर इन दोनों कैंडल को ऐड करें तो हमारी 2 दिन की कैंडल, हरे कलर की कैंडल, ग्रीन कलर की कैंडल एक दिन की है, रेड कलर की कैंडल, ऑरेंज कलर की कैंडल है वो भी एक दिन की है, और इन दोनों कैंडल को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 2 दिन की कैंडल बनके जो सामने आती है वो ऐसे आती है। अगर हम पहले दिन की कैंडल देखें जो ग्रीन कलर की है, वो हमें क्या साइकोलॉजी दिखाती है उस दिन मार्केट की, कि बाजार खुला और खुलते ही के साथ ही बायर्स एक्टिव हो गए और बायर्स ने जो जोर लगाया और ऊपर प्राइस लेके चले गए, सेलर्स का कुछ भी दम नहीं था। और वहीं दूसरे दिन में देखते हैं कि जहां से प्राइस खुला, जहां प्राइस ओपन हुआ, वहां से जो प्राइस गिरना शुरू किया तो बायर्स कहीं भी पिक्चर में नहीं आए और नीचे जाके प्राइस बंद हुआ। और अगर हम इन दोनों कैंडल को भूल जाएं और अगर हम सिर्फ 2 दिन की कैंडल देखें तो हमको क्या समझ में आता है कि प्राइस खुला और उसके बाद खुलते ही बहुत ऊपर तक प्राइस गया, हाई बनाया बहुत ऊंचाई पर, उसके बाद वापस प्राइस नीचे गिरा और लो बनाया और क्लोज दिया। अगर हम देखें एक एक कैंडल अलग अलग चीज डिनोट कर रही है और उस दिन के हिसाब से या उस नंबर ऑफ डेज के हिसाब से या जिस टाइप की हमने कैंडल ली है, टाइप नहीं, जिस दिन की हमने जितने टाइम फ्रेम की कैंडल ली है, टाइम फ्रेम की कैंडल ली है, वो हमें उतने पीरियड में क्या हुआ, उतने पीरियड में उस टाइम फ्रेम में क्या हुआ वो दिखाती है, वो मार्केट की साइकोलॉजी दिखाती है। अगर हमें लॉन्ग टर्म में देखना है, बड़े टाइम फ्रेम में देखना है, बड़ा ट्रेंड देखना है तो टाइम फ्रेम बड़ा रहता है, तो हम डे की कैंडल देख सकते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो हम 1 घंटे या 45 मिनट या 23 मिनट की कैंडल पे भी काम कर सकते हैं। और अगर हम बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं तो 1 मिनट और 5 मिनट की कैंडल पे भी काम होता है। तो हर समय 5 मिनट की कैंडल अगर देते हैं हम, 3 कैंडल बनती हैं तो, और उसके बाद सिनेरियो पूरा बदल सकता है, पूरे दिन की कैंडल अलग हो सकती है और उस 15 मिनट में ही शायद ये ओपन से हाई वाला बना हो, तो सब कुछ बिल्कुल चेंज हो जाता है। टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट की साइकोलॉजी भी चेंज रहती है, किस टाइम पर क्या मार्केट की साइकोलॉजी है। जैसे कि हमने शुरू में एग्जांपल में देखा था कि सुबह भाव 30 था, बाद में 35 हुआ, 15 तक गया, तो हमको ये समझना है और यही एक बहुत बड़ी चीज़ है, गहरी चीज़ है जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि किस टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, उस पर गौर करके रखना है। कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ ट्रेड कैसे किया जाता है, एक एक कैंडल क्या कहती है और वो पूरे चार्ट के अंदर जब जुड़ती है तो वो क्या कहती है, चलिए पहले हम वो समझते हैं, फिर इंडिविजुअल कैंडल भी साथ में जोड़ेंगे और उसको चार्ट में पोजीशन करके देखेंगे कि क्या होता है। कैंडल स्टिक को TAE फ्रेमवर्क के साथ अगर हम काम करेंगे तो ये हमको हमेशा
सही और 99% पॉजिटिव रिटर्न ही देगी। TAE में T है हमारा ट्रेंड, और अगर प्राइस 200 MA से ऊपर है तो हम सोचेंगे और समझेंगे कि ये इस समय पॉजिटिव है और लॉन्ग कर सकते हैं। मतलब हम पॉजिटिव की साइड, लॉन्ग की साइड, मतलब हम पोजीशन ले सकते हैं तेजी की तरफ। और अगर प्राइस 200 EMA या मूविंग एवरेज के नीचे है तो इसको माना जाता है कि इस समय मार्केट में मंदी है, हम शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं और हम मंदी की पोजीशन ले सकते हैं। कैंडल स्टिक को हमको इन चीज़ों के साथ रख के ही काम करना चाहिए, अलग से काम नहीं करना चाहिए। और ये है एरिया ऑफ वैल्यू, कि जहाँ पर उस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जो अभी हम कैंडल समझेंगे आगे, वो सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है, वो मूविंग एवरेज के ऊपर है या नीचे है, वो किसी ट्रेंड लाइन को काट रही है या ट्रेंड लाइन को नीचे से काट रही है, ऊपर जा रही है, उसके पास पहुंच रही है, या किसी एक चैनल में है। ये सारी चीज़ें जो शायद आप लोगों को पता है या नहीं पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इन सब के ऊपर भी मैं आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा। अभी हम फोकस करते हैं इस वीडियो में कैंडलस्टिक के ऊपर। चलिए, पहला पैटर्न है एंगल्फिंग पैटर्न। इसमें बुलिश एंगल्फिंग में क्या रहता है कि रेड कलर की कैंडल को, बियरिश कैंडल को बुलिश कैंडल, जो कि ग्रीन कलर की कैंडल है उसको बुलिश कैंडल भी कहते हैं, वो पूरा का पूरा एंगल्फ कर लेती है, मतलब अपने में समावेश कर लेती है। अगर हम उसके एक तरफ से देखें तो हमें वो कैंडल दिखाई न दे। बियरिश कैंडल में इससे विपरीत होता है कि इसमें ग्रीन कैंडल को, यानी कि बुलिश कैंडल को, बियरिश कैंडल यानी कि रेड कैंडल अपने में समावेश कर लेती है। चलिए चार्ट में समझते हैं। ये एक डायनामिक सपोर्ट है, एक ट्रेंड लाइन है जो 200 EMA की है, या हमारा एक पीछे से चला आ रहा सिस्टम है, जहां पर हम इसको मान के चलते हैं कि जब जब, यानी कि जैसे हम देखें पहले जब जब इस लाइन के पास आया तो प्राइस ऊपर गया, तो जब इधर हम देखें बुलिश एंगल्फिंग बनी जो इस लाइन के पास भी बनी, तो रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने एंगल्फ किया और इस लाइन के पास था, तो उसने कितना अच्छा काम किया और प्राइस को ऊपर लेके गई, और फिर दोबारा ही सेम पैटर्न बना। तो अगर हम इसको साथ में कोई सिस्टम ला के रखें और फिर देखें कि जो फॉर्मेशन बना है वो सपोर्ट के पास बना है एंगल्फिंग पैटर्न, तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं सही होने के कंपेयर टू अगर यही चीज़ रेजिस्टेंस के पास बनती। पहले एग्जांपल में हमने देखा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, वो एक सपोर्ट लाइन पर थी, मूविंग एवरेज के सपोर्ट लाइन पर थी। यहाँ पर हम देखें अगर यही एक ट्रेंड लाइन के पास है और बनी, तो यहाँ पर भी इसने ट्रेंड कंटिन्यूशन का पूरा चार्ट पे पैटर्न दिखाया, और जब फॉर्मेशन हुआ उसके बाद प्राइस कितना ऊपर तेजी से गया, ये भी इसमें साफ साफ दिखता है। तो अगर हमें ध्यान रखें कि अगर ये सपोर्ट के ऊपर बनती है तो ये अच्छा काम करेगी कंपेयर टू ये सपोर्ट के नीचे बनती है। इसी प्रकार जो बियरिश एंगल्फिंग बनी, जिसमें ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने समावेश कर लिया, उसने भी सपोर्ट लाइन के नीचे, रेजिस्टेंस लाइन के नीचे बनाया, और यहाँ पर भी इस पैटर्न ने बहुत अच्छा काम किया। आप लोग चार्ट पे जाके प्रैक्टिस करें और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाएं या मूविंग एवरेज लगाएं, और देखें जहाँ जहाँ सपोर्ट या रेजिस्टेंस था वहाँ कैंडल ने ज़्यादा अच्छे से काम किया, चांसेस ज़्यादा थे उसके सक्सेस होने के, 90% के करीब रहेंगे। और जहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं था या रेजिस्टेंस के पास बुलिश बनी, तो चांसेस कम रहते हैं उसके काम करने के। चलिए एक और तरह की कैंडल समझते हैं जिसे हैमर कैंडल कहते हैं। और इसके फॉर्मेशन से ही पता चलता है कि प्राइस ऊपर खुला और उसके बाद सेलर्स आए और वो प्राइस को नीचे लेके गए, लेकिन वो उसको रोकने में कामयाब नहीं रहे और नीचे लेवल से बायर्स आए, पूरी शक्ति से आए, और वो प्राइस को वहाँ तक लेके गए जहाँ ओपन से भी ज़्यादा था। ये बॉडी का जो गैप है, जो वेट है, वो लेंथ है, जो बॉडी की लेंथ है वो शैडो से बहुत छोटी होनी चाहिए, कम से कम 1/4 या एटलीस्ट 1/3, तब ये कैंडल अच्छा काम करती है। 1/4 होता है तो बहुत ही अच्छा काम करती है, 1/3 होता है तो अच्छा काम करती है। बराबर है
तो काम उतना अच्छा नहीं करती। तो इस केस में क्या रहता है, जब ये बनती है और अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रहा है, प्राइस यानी ऊपर से नीचे आ रहा है, प्राइस गिर रहा है और बहुत टाइम से गिर रहा है और उसके बाद ये कैंडल बन जाए, तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट से प्राइस रिवर्सल हो सकता है। दूसरी कैंडल है शूटिंग स्टार। ये पहली कैंडल से उल्टा है। इसमें क्या रहता है कि प्राइस खुलता है और बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं और फिर सेलर्स आते हैं, प्राइस को वहां तक ले जाते हैं जहां प्राइस ओपन हुआ था उससे भी नीचे। ये अगर अप ट्रेंड में बनता है, यानी जब प्राइस ऊपर जा रहा था, यानी किसी शेयर का प्राइस 100 रुपये से 130 पहुंच गया था और प्राइस ऊपर जा रहा था, उसके बाद ये कैंडल अगर फॉर्म होती है तो वहाँ पर हमें समझ लेना चाहिए कि अब प्राइस नीचे गिर सकता है और उसके चांस ज़्यादा हैं। शूटिंग स्टार को हम एग्जाम्पल में समझते हैं। यहाँ देखिए रेजिस्टेंस के पास था, पहले भी इस प्राइस के पास जाके ये नीचे आ चुका था, दोबारा अटेम्प्ट किया तब, और ये तीसरी बार जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन बना था वहाँ पर जाके इसने एक शूटिंग स्टार बनाया और उसके बाद ये स्टॉक का प्राइस नीचे गिरा। तो हमको अगर रेजिस्टेंस लगा लें तो हमको और अच्छा सिग्नल मिलेगा, हमको डबल कंफर्मेशन हो जाता है, एक तो कैंडल का, ऊपर से रेजिस्टेंस का कि अब क्या एक्शन होने वाला है। और अगर हम यहाँ पर आके शॉर्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस वीडियो की आखिरी दो कैंडल हैं ड्रैगन फ्लाई एंड ग्रेव स्टोन डोजी। ड्रैगन फ्लाई क्या रहती है कि प्राइस इसमें बॉडी बिल्कुल ना के बराबर होती है, तो प्राइस जहाँ खुला वहीं पर बंद हुआ, लेकिन सेलर्स उसको बहुत नीचे तक लेके गए थे, लेकिन बायर्स वापस पावर में आए और जहाँ खुला उसी के बिल्कुल आसपास, बिल्कुल करीब जाके बंद हुआ, ऑलमोस्ट सेम प्राइस समझ सकते हैं हम। वहीं पर ग्रेव स्टोन डोजी में क्या रहता है कि प्राइस खुला, बायर्स उसको ऊपर लेके गए, लेकिन सेलर्स फिर आए और प्राइस वहीं बंद हुआ जहां पर सुबह खुला था। तो अगर ड्रैगन फ्लाई जब मार्केट नीचे गिर रहा है और तब बॉटम में जाके बनती है, मतलब 15-20 कैंडल के बाद जो गिरती हुई कैंडल है उसके बाद बनती है, तो बहुत ही बढ़िया काम करती है। यानी कि उसका मतलब क्या है कि बायर्स अब रुकने वाले नहीं हैं और प्राइस को ऊपर लेके आएंगे। और अगर ग्रेवस्टोन डोजी टॉप पर बनती है, जब भाव ऊपर जा रहे थे, जब लॉन्ग हो चल रहा था, जब बुलिश मोमेंटम चल रहा था, तो उसके बाद एक पॉइंट पे जाके जब ये कैंडल फॉर्मेशन होती है और अगर उसके पास रेजिस्टेंस वगैरह हो तो बहुत ही अच्छा, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।